रखते हैं। तो वाद्य को हम कह सकते हैं कि वाद्य दृष्टव्य है और उनसे उत्पन्न नाद श्रव्य है। आप लोग ये सब पॉइंट्स थोड़े आप लिख सकते हो, जो भी मैं बता रही हूँ, तो एक शॉर्ट ऐसे टाइप का आपका बन जाएगा। संगीत में वाद्य का जो स्थान है वो निश्चय अतुलनीय है। पौराणिक मान्यता अगर हम देखें या हम इसका उत्पत्ति के विषय में अगर हम देखें, तो हमारा वाद्यों की उत्पत्ति जो है वो मानव सभ्यता जितनी प्राचीन हमको मिलती है, जितनी हमारी सभ्यता जितनी प्राचीन रही, उतने ही प्राचीन वाद्यों का इतिहास हमको प्राप्त होता है। और अगर इसकी कहे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उत्पन्न हुए वाद्य, तो हमको कोई ठोस प्रमाण एग्जैक्टली नहीं मिलता है। जो भी हमको शास्त्र मिलते हैं या जो भी हमें कहीं पर मूर्तियां मिलती हैं जो वाद्य बजाती हुई है, उन सब की स्टडी करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसका इतिहास जो है या उत्पत्ति है, उसके कई एस्पेक्ट्स हैं। जैसे संगीत की उत्पत्ति के कई एस्पेक्ट्स बताए गए हैं कि संगीत धार्मिक दृष्टिकोण से संगीत की उत्पत्ति हुई, गायन की या स्वरों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदू देवी देवताएं जितने भी हैं, उन सब का संबंध वाद्य से हमको मिलता है। कई हमारे प्रमुख वाद्य और हमारे प्रमुख देवी देवताओं का संबंध, जैसे सबको पता है हमारी माँ सरस्वती वीणा वादनी, तो वीणा का संबंध माँ सरस्वती से मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि जितनी प्राचीन सभ्यता में हमारी सरस्वती माता हमारी हमसे जुड़े हैं, तो उनसे ही वैसे ही हमारा देखो ये इंस्ट्रूमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, बांसुरी उनके लिए उनसे जुड़ी हुई है। भगवान शंकर से हमारे डमरू जुड़ा हुआ है, हमारा डमरू वादन है ना। तो तत्व सुशीर वाद्य, सारे वाद्य का जो हमारा उत्पत्ति है, इतिहास जो हमको मिलता है, वो हमारी देवी देवताओं के से हमको उसका संबंध हमको प्राप्त होता है। इसी भगवान गणेश जी को हम दिखाते हैं पखावज मृदंग में, उनका एक हमको प्राप्त होता है। जब भी हम उनका पूजन करते हैं तो हमको एक इमेज है, और ये जो हमारे से जो जुड़े हैं, तो इनका संबंध क्योंकि इतना पुराना है, तो हमारा धार्मिक पक्ष जो है इसकी उत्पत्ति में एकदम क्लियर, स्पष्ट हमको मिलता है। एक मैं कथा भी आपको इस विषय में बताना चाहूंगी कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि त्रिपुरासुर राक्षस के वध के बाद भगवान शंकर ने उस प्रसन्नता में नृत्य किया उसके राक्षस के वध के बाद। तो ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुर की रक्त जो था, उसका जो ब्लड था, और मिट्टी में उस रक्त को के मिश्रण को मिश्रित किया और एक पिंड बनाया, और उस पिंड को खाल से मड़ा, जो त्रिपुरासुर राक्षस की खाल थी, उसके खाल से उसको मढ़ा और एक ताल वाद्य का रूप दिया, जिसको भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी ने उसको ताल वादन किया प्रसन्नता में, और भगवान शंकर ने नृत्य किया। एक ऐसा हमको किंवदंती मिलती है, हमारी कथा मिलती है हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथों में। तो कहते हैं तब से ताल वाद्य का जन्म हुआ। तो पौराणिक मान्यता अगर हम देखें, तो जो हमारी जो मुख्य वाद्य है तत्, घन, सुषिर, अवनद, उसको भी देवी देवताओं से पुराणों में लिखा है कि देवताओं से तत्वाद्य, सुषिर वाद्य गंधर्व से, और अवनत वाद्य का संबंध जो है वो राक्षसों से रहा है। और इसी प्रकार घन वाद्यों का संबंध किन्नरों से प्राप्त होता है। ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो कि तत्वाद्य का संबंध देवताओं से, सुषिर वाद्य का संबंध गांधर्व से, अवनद राक्षसों से, और घन वाद्यों का संबंध किन्नरों से प्राप्त होता है। ऐसा हमारे पुराणों में दिया हुआ है। इसी प्रकार अगर हम वाद्यों की उत्पत्ति हम देखें कि एक तो धार्मिक पक्ष हो गया, एक हुआ
प्रकृति से, नेचर से कैसे उसका उत्पत्ति नेचर से कैसे हुई। तो कहते हैं, एक जगह दिया हुआ है हमारे उल्लेख दिया है कि स्वाति ऋषि विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने नदी के किनारे वो पहुंचे, ध्यान में थे, तभी वर्षा हुई। और उन वर्षा के जो ड्रॉप्स, जो पानी की ड्रॉप्स पड़ी, वो नदी में पड़ी, पत्तों पे पड़ी, कमल खिला हुआ था, उसकी पंखुड़ियों पर वो ड्रॉप्स पड़ी। और उन ड्रॉप से जो ध्वनि, जो सांगीतिक मधुर ध्वनि जो उत्पन्न हुई, मधुर, उस मधुर ध्वनि के लिए स्वाति ऋषि ने विश्वकर्मा से को आज्ञा दी कि वो इस मधुर ध्वनि को पुनः निर्माण करने के लिए, या जब हम चाहें उसको सुन सके तो ऐसे उसके लिए वो निर्माण करें। तो उस प्रकार धीमे धीमे ये उन प्राकृतिक मधुर ध्वनियों को निर्माण करने के लिए वाद्यों का निर्माण हुआ। इस तरीके से कहा जाता है। एक ये भी कथा हमको मिलती है। कह जैसे कि प्राचीन काल में आदि मानव विचरण करते थे, प्रकृति की जो मधुर धुने सुनते थे, या बांस या पेड़ थे, उनके छेद रहे होंगे, उससे हवा जब निकली तो एक मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई होगी। शायद उस ध्वनि से वीणा जैसे वाद्य उत्पन्न होने की उनको प्रेरणा मिली होगी। ऐसा भी हम प्रकृतिवादी अगर हम दृष्टिकोण देखें तो हमको ऐसा लगता है कि जो पेड़ों की सरसराहट और जो मधुर ध्वनि, जो प्रकृति के विचरण से जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई होगी, या वन में जो वेणु रंध्रों से जो छोटे छोटे छेद रहे होंगे, उससे ध्वनि पास हुई, या वायु पास हुई, जो ध्वनि उत्पन्न हुई, ऐसी ध्वनि ने इन वाद्यों का, जैसे बांसुरी वाद्य या पत्ते बहुत तेज बोल रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, ऐसे तो इनका अवनद वाद्यों का इस तरीके से निर्माण हुआ होगा। ऐसा प्रकृतिवाद दृष्टिकोण से प्राप्त होता है कि विभिन्न जो प्राकृतिक ध्वनियां रही होंगी वो वाद्य के निर्माण में वो सहायक रही होंगी। उनसे प्रेरित होकर मनुष्य ने, आदि मनुष्य ने वाद्यों का निर्माण किया होगा। ऐसी जब आदि मानव शिकार करते थे तो वो मृत शिकार जो उनको मिला, उसकी उन्होंने खुशी में उसकी छाल को निकाल के, साफ करके, और उसको मढ़ा होगा और उस पे खुशी में थाप दी होगी। इस प्रकार ये जो हमारे अवनद वाद्य हैं उनका निर्माण प्रारंभ हुआ होगा। एक ये दृष्टिकोण, एक ये भी आता है हमारे सामने। कहते हैं कि जैसे धनुष बाण से जब टंकार जब धनुष बाण की होती रही होगी तो उस मधुर ध्वनि को, उससे कुछ उनको प्रेरणा मिली होगी, तो वो जो तत्ववाद्य का निर्माण हुआ होगा। पतले या तो जानवरों का उन्होंने शिकार किया तो उनके जो इंटेस्टाइन है या उनके बाल है या उसके पतली पतली जो भी रेशे रहे होंगे, उसको उन्होंने बांधा और उससे ध्वनि का निर्माण हुआ, और तत्ववाद्यों का धीमे धीमे उससे प्रोग्रेसिवली ये प्रमाण मिलता हो रहा होगा कि इससे उत्पन्न हुए होंगे। तो ये सब अलग अलग स्टडीज कहती हैं कि धार्मिक पक्ष वाद्यों का या प्राकृतिक पक्ष क्या रहा होगा, या कभी जानवरों का, जैसे उन्होंने शिकार किया तो खुशी में उस तरीके के उनके जानवरों की खाल को मढ़कर उन्होंने वाद्य बनाना प्रारंभ किया होगा। इसी का एक पक्ष हमको मनोवैज्ञानिक भी मिलता है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी मिलता है कि अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता डेवलप हुई, जैसे जैसे उसको अपने आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति का उसको साधन उसने ढूंढा, या भावों की कैसे भावों को अपने एक्सप्रेस करे, खुशी के भाव या पीठ के कोई चीज अपने एक्सप्रेशंस व्यक्त करने के लिए। तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बताता है कि धीमे धीमे इस तरीके से संगीत के जो वाद्य हैं उनकी उत्पत्ति हुई होगी। एग्जैक्टली कभी भी आप जब आगे रिसर्च करें तो ये सब चीजें आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि किस तरीके से ये सब वाद्यों का, अलग अलग वाद्यों का कैसे वाद्य उत्पन्न
हुए होंगे, क्या उसका इतिहास रहा होगा। तो इस पर भी काफी कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। वाद्य, एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि वाद्य द्वारा लयबद्ध तरीके से निर्मित संगीत में ध्वनि को जो उत्पन्न कराने का कार्य वाद्य करता है। वाद्य का कार्य क्या है एग्जैक्टली, तो कैसे इन संगीत में ध्वनि को हम लयबद्ध तरीके से उत्पन्न करे हैं। जानवरों की, जैसे हमने बताया, जानवरों की जो सींग रहे होंगे उनको फूंक कर बजाने की प्रथा हमारी पुरानी सभ्यता में मिलती है। और वैदिक युग में शंख है या श्रृंग जैसे जो कई सारे सींगों से निर्माण हुए होंगे वाद्य, कई हमको वैदिक काल में भी प्राप्त होते हैं। और आदि मानव जानवरों की खाल से अनेक उन्होंने वाद्य निर्माण किए हैं। संगीत में अगर हम देखा जाए तो जो वाद्य हमारे जो है वो संस्कृति के हमारे प्रतिबिंब, अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वाद्य हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी संस्कृति का एक प्रतिबिंब रहा है। वाद्य का भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो वर्गीकरण मिलता है वो हमको तत्, घन, सुषिर, अवनद, ऐसे 4 हमको वर्गीकरण मिलते हैं। और वहां पर वाद्यों को आत्योद्य कहा गया है। 12वीं शताब्दी में यूरोप में भी इसी उन्होंने वर्गीकरण को अपनाया और उन्होंने तत्व वाद्यों को कॉर्डोफोन्स कहा है, अवनद वाद्य को मेम्ब्रोफोन्स, सुषिर वाद्यों को एरोफोन्स और घन वाद्यों को ऑटोफोन्स। कार्डोफोन्स, मैमोफोन्स, एरोफोन्स और ऑटोफोन्स, इस प्रकार का वर्गीकरण हमें हमें पाश्चात्य प्रणाली में मिलता है। और ये हमारे नाट्य शास्त्र पर आधारित है। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये वर्गीकरण हमारे नाट्य शास्त्र के तत्, घन, सुषिर, अवनद इन वाद्यों पर अवश्य आधारित है। अगर हम प्राचीन मूर्तियां देखें उसमें भी हमें वाद्य कुछ प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोई मंजीरा टाइप का इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए मूर्ति। अगर आप प्राचीन गुफाओं में देखें या जो मोहनजोदड़ो की खुदाई में, हड़प्पा की खुदाई में जो मूर्तियां मिली हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या रहे होंगे उसके ऊपर भी अभी बहुत शोध की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए हमें कई सारी मूर्तियां और कई सारे गुफाओं में चित्र भी हमको ऐसे प्राप्त होते हैं। और सामूहिक रूप से दिखता है कि एक के बाद एक कई सारे लोग गाते बजाते हुए जा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और स्त्री और पुरुष ढोल, मंजीरा, वीणा, बांसुरी, इस तरीके के प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स लिए हुए हैं। कभी भी आप जाए पुरानी, जब रिसर्च करेंगे तो आपको ये अवश्य प्राप्त होगा। तो उस पर भी उस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन वाद्यों का जो हमारा प्रचलन रहा है वो प्राचीन काल से हमारे ये वाद्य वर्गीकरण रहे हैं। अगर वाद्यों का हम प्रयोग देखें कि वाद्य का क्या प्रयोग रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि वाद्य का कई सारे प्रयोग प्रारंभ से ही रहे हैं और आज भी हैं। आज तक हमारी सभ्यता में, हमारे कल्चर में वाद्य का प्रयोग हमें हर जगह मिलता है। जैसे कि संगति के लिए, गायन, नृत्य की संगति के लिए, इवन वादन की संगति के लिए भी वाद्यों का प्रयोग हमें अपने शास्त्रीय, उपशास्त्रीय संगीत में हर जगह प्राप्त होता है। वादन एक संगति के वाद्य में रूप में यूज होते हैं, तो साथ साथ वादन का स्वतंत्र वादन भी हमको आजकल प्राप्त होता है। कि स्वतंत्र वादन भी होता है, सोलो परफॉर्मेंसेस जिनको कह सकते हैं हम। इसी प्रकार हमारे हर धार्मिक कार्यों में वादन का प्रयोग होता है। मंदिरों में पूजा अर्चन के लिए वादन का प्रयोग होता है, घंटा, घड़ियाल। और सामाजिक उत्सवों में, कोई भी अभी किसी के घर में कोई शादी ब्याह है या किसी का जन्म, बच्चे का जन्म हुआ है तो ढोलक बजती है, मंजीरा बजती है। तो वादन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। और नाटकों में वाद्यों का प्रयोग रसोत्पत्ति के लिए होता है। फिल्मों में वाद्यों का बैकग्राउंड म्यूजिक टोटली इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आधारित होता है, तो और बैकग्राउंड म्यूजिक जिसको हम कह सकते हैं। तो वाद्य जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है।
तो ये वादिका में इतिहास के बारे में और आज प्रेजेंट क्या उसका रहा है, उसके ऊपर मैंने बताना चाहा। ऐसे हमको भरत और दत्तिल ने जो 4 वाद्य वर्गीकरण बताए हैं, तत्, घन, सुषिर, अवनत। आचार्य कोहल ने सांगीतिक वाद्य 5 माने हैं। उन्होंने कंठ को भी, मानव कंठ को भी एक वाद्य के रूप में लिया है। तो आचार्य कोहल ने 5 वाद्य माने हैं संगीतिक वाद्य, भरत दत्तिल ने 4 माने हैं, और नारद ने 3, अवनत, तत्, घन, ऐसा उन्होंने 3 वर्गीकरण का उल्लेख किया है। संगीत सारामृत में भी वाद्य प्रकरण में 4 प्रकार के वाद्य बताए हैं। भरत के जो चतुर्विध वर्गीकरण को स्वीकार किया है। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, ऋचा जरा देखिएगा। अवनत वाद्य को वितत वाद्य, अवनत वाद्यों को वितत वाद्य, तानसेन की रचनाओं में इन्होंने क्या कहा है, तत्, वितत, घन, सुषिर, इस नाम से वर्गीकरण उन्होंने किया है। और उनकी रचनाओं में भी हमको ये वर्गीकरण मिलता है, जो एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी तानसेन का, कि तत् का पहले कहत हैं, वितत दूसरो जान। तत् का पहले कहत हैं, वितत दूसरो जान, तीजो घन, चौथे शिखर, तानसेन परमान। ऐसी प्रकार संगीत चूड़ामणि में भी अवनत के लिए वितत शब्द का प्रयोग हुआ है, अवनत के लिए उन्होंने करा है, इसके अर्थात फैला हुआ या ढका हुआ। अगर पुनः अगर रिसर्च स्कॉलर्स अगर इस पर कार्य करें तो एक चीजें हमारे सामने काफी कुछ हद तक क्लियर हो सकती हैं कि इस किस अर्थ में कैसे क्या क्या इसका प्रयोग किया गया है। जो संगीत के 3 अंगों में हम कह सकते हैं कि गायन, वादन, नृत्य, तीनों में ताल का अत्यंत महत्व है, ताल वाद्यों का। संगीत को क्योंकि ये ताल नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और संगीत को आकर्षक बनाता है, संगीत को मधुर बनाता है। ताल के बिना, अगर हम ताल वाद्यों के बिना हम संगीत का एक इमेजिन करना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो ये संगीत रत्नाकर में हमको 4 प्रकार के वाद्य मिलते हैं, जो मैं बताना चाहूंगी, आप नोट कर सकते हो इसको। शुष्क वाद्य, शुष्क यानी स्वतंत्र वादन, ऐसी तरीके का गीतानुग जो गायन में प्रयोग किए जाएं वाद्य ऐसे, या नृत्यायुग, नृत्यानुग जो नृत्य संगति के वाद्य, उसको बताया उन्होंने। और द्रयानुग यानी कि गायन और नृत्य दोनों में ऐसे वाद्य प्रयुक्त किए जाते हों, इस प्रकार का वर्गीकरण उन्होंने बताया है। चाणक्य ने अब वाद्यों के अगर हम महत्व को देखें तो चाणक्य ने भी गुप्तचरों के लिए कहा है कि जो वो शत्रु के बीच जाते हैं, तो जाकर कोई शत्रु अगर अटैक कर रहा है या वो आ रहा है, तो इसकी सूचना भी डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर, कि अगर ऐसा है तो इसकी सूचना आप ऐसा दे दो, ऐसा उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो उस वक्त इस तरीके का प्रयोग होता रहा होगा, शत्रु के आने की जो सूचना है वो विभिन्न वाद्यों के द्वारा, या कोई भी सूचना देनी है गुप्तचर द्वारा, तो वाद्यों से के बजाकर देते थे। ऐसी वात्सायन के काल में भी अच्छे नागरिक के लिए वीणा या मृदंग वादन सीखना आवश्यक माना गया है। वात्सायन ने कहा है कि अच्छे नागरिक के लिए ये आवश्यक है कि वो इन वाद्यों को सीखे। इसी प्रकार राजा सोमेश्वर, उन्होंने सभ्य पुरुष को भी वादन करने के लिए निर्देश दिए हैं, और कहा है कि जो सभ्य पुरुष होते हैं उनको वादन, अच्छा जगह जहां वादन हो रहा है वहां जाके सुनना भी चाहिए, ऐसे सभ्य पुरुष के लिए आवश्यक होता है। हमारे वादन की जो उत्पत्ति और उसका परंपरा इतनी समृद्ध रही है, वीणा, मृदंग, बांसुरी, ये सारे, और वीणा के अनेक प्रकार हमको प्राप्त होते हैं, जो आपके कोर्स में भी है, किन्नरी वीणा, डिफरेंट टाइप्स के वीणा। लेकिन बाद में जब आक्रमण हुए, बाहरी आक्रमण हुए, तो हमारी इस परंपरा को बहुत कुछ नष्ट कर दिया गया। ये बाहरी प्रभाव ने हमारी सभ्यता को, हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को भी, और हमारी ग्रंथ जिनमें इन सब का उल्लेख था, वो बहुत कुछ नष्ट हो गए। लेकिन पुनः आप
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब पुनः हमारे एजुकेशन लाइन में ये सब हमारे संगीत पढ़ाया जाता है, हम लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो पुनः एक हमारे सरकार ने इसमें अनेकों अच्छे स्टेप्स लिए हैं, अनेकों कार्य कर रहे हैं हमारी सरकार, और हमारे संगीतज्ञ, हमारा संगीत जो परिवार है वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं पुनः, और एक से एक हमारे कलाकार आज उत्पन्न हो रहे हैं, जो आज तो जो इंस्ट्रूमेंट्स प्रचलित हैं उनको उनके ऊपर हमको मिल भी रहे हैं, लेकिन प्राचीन भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे भी पुनः हमको कार्य करने को एक प्रेरणा मिल रही है, और हम लोग कार्य कर भी रहे हैं। और वादन का अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वैदिक काल में जो सुशिर वाद्य तत्व या वाद्य जो हमको मिल रहे हैं, कई सारे वीणाएं मिल रही हैं, जैसे कुछ वाद्यों का नाम वैदिक काल के युग के वाद्य थे वाद्य, दुंदुभी, वाण, नाली, वेणु, करकरी, ये सब थी प्रकार हमारे प्रचलित थे, और भेरी, दुंदुभी जैसे वाद्य भी थे। और आप ये भी देखोगे कि प्राचीन काल में वाद्यों का कितना प्रयोग होता था। अगर युद्ध हो रहा है या किसी जगह कोई दूर से ही हम समझ जाते थे कि अगर दुंदुभी बज रही है तो इसके माने युद्ध हो रहा है, या कहीं शादी ब्याह हो रही है तो आप उसकी इंस्ट्रूमेंट्स हमको अलग, शहनाई जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, या ढोल, या नगाड़ा बज रहा है, तो इन सब के जो अर्थ थे वो हमको अभी भी आज भी हमारे इस युग में यूज किया जाता है। इसी तरीके से पाणिनि, पतंजलि, कौटिल्य, भास, इन्होंने इनके ग्रंथों में भी हमारे तत्कालीन जो वाद्य परंपरा रही है उसके बारे में भी वर्णन मिलता है, और उस काल में भी विभिन्न वाद्यों का सामूहिक वादन किया जाता था। वाद्य वृंद के लिए तूर्य शब्द प्राप्त होता है, और वीणा आदि वाद्यों का निर्माण के लिए कुशल शिल्पी हुआ करते थे उस समय। सप्ततंत्री, नवतंत्री वीणा ये हमको उस वक्त मिलती हैं। इसी प्रकार भरतकालीन अगर वाद्य देखें तो हमें कच्छपी वीणा, घोषका नामक वीणाएं भी प्रचार में मिलती हैं। घोषका एक तंत्री वाली वीणा थी। कच्छपी वीणा कछुए के आकार की वीणा थी, जिसमें शायद 3-4 तंत्रियां रही होंगी। वीणा की तंत्रियां के विषय में भी आप स्टडी कर सकते हैं, आगे फर्दर कार्य कर सकते हैं कि किस प्रकार की वीणा, कैसे क्या उसका रहा होगा। इस पे काफी अध्ययन होना अभी भी बाकी है। भरत काल में वाद्य वृंद के लिए कुतप संज्ञा थी, कुतप, और वीणा पे जो बोल बजाए जाते थे उसके लिए धातु संज्ञा थी। बोलों के समूह करण कहलाते थे। वंशी का निर्माण भी वेणु अथवा पीतल या चांदी या ताम्र जैसी धातुओं से किया जाता था। मध्यकालीन अगर हम देखें तो वीणा तत्वाद्यों के लिए समान संज्ञा थी। मध्ययुगी युग के सभी तंतु वाद्य को वीणा कहा जाता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वाद्य वर्गीकरण, अगर हमको संगीत रत्नाकर में वाद्य वर्गीकरण जो हमको मिलता है उसमें वाद्याध्याय हमको मिलता है संगीत रत्नाकर में। उन्होंने वीणाओं का कई प्रकार बताए हैं, एक तंत्री, नकुल वीणा, त्रितंत्री, चित्रा, विपंची, मत, कोकिला वीणा, इन सब का हमको वर्णन वहां पे मिलता है। अलापनी वीणा मिलती है, किन्नरी नामक वीणा मिलती है जिसकी 3 तंत्रियां थी जो तांत या लोहे की बनी हुई थी। इस तरीके का पिनाकी वीणा जो धनुष के आकार की थी। तो अगर हम इसका उल्लेख देखें तो कई सारे हमारे पुरानी प्राचीन काल में किस तरीके का क्या स्वरूप रहा होगा वाद्यों का, ये पूरा एक अध्ययन इस पे पर पुनः किया जा सकता है, और मैं कुछ पॉइंट्स इसके मैंने आपके सामने रखे। अब वाद्य वर्गीकरण अगर देखा जाए तो मुख्यतः तत्, घन, सुषिर, अवरत, ये 4 प्रकार के हमको वाद्य प्राप्त होते हैं। तत्वाद्य अगर हम कहें तो तत्वाद्य जैसे कि पुरानी नाट्य शास्त्र, भारत के नाट्य शास्त्र में तत्, घन, सुषिर, अवरत, ये 4 हमको जो प्राप्त हुए उसी के आधार पर वर्गीकरण अभी भी प्रचलित है। तो ये 4 वर्गीकरण में जो प्रारंभ का है तत्वाद्य। तो तत्वाद्य आपको पता है कि जो तंत्री वाद्य जैसे हैं कि जिनके अंतर्गत हम सूक्ष्म रूप से अगर हम देखें तो इसके हमें कई सारे वर्ग प्राप्त होते हैं। जैसे कि वादन की क्रिया से अगर हम देखें, बजाने की क्रिया से, तो इन वादों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे कि उंगली
से छेड़कर बजाया जाने वाला वाद्य, जो वाद्य उंगली से छेड़ के बजाए जाते हैं, जैसे कि स्वर मंडल या तानपुरा आदि। ऐसे कोण या मिजराब से बजाए जाने वाला वाद्य, जैसे कि सितार या सरोद या रुद्र वीणा या विचित्र वीणा या तंजौरी वीणा, ये सब इस अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार गज की जो रगड़ से बजाए जाने वाद्य, जैसे कि सारंगी है हमारा, या रावण हत्ता या इसराज दिलरुबा, ये सब वाद्य जो गज की रगड़ से बजाए जाते हैं। चौथा प्रकार जो वादन की क्रिया से है तत्वाद्य के अंतर्गत, वो है डंडी के प्रहार से बजाए जाने वाले वाद्य, जैसे कि संतूर है ना, और कानून, इस तरीके के वाद्य हैं। तो ये तत्वाद्य तंत्री वाद्य जिनमें तार लगे रहते हैं, और हम इस प्रकार से वादन की दृष्टि से इनको तत्वाद्यों का वर्गीकरण इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बनावट की दृष्टि से देखें तत्वाद्यों को, तो बनावट या ढांचा की आकृति के आधार पर तो इनके हम 6 उप वर्ग मान सकते हैं। जैसे कि लंबी गर्दन वाले वाद्य, जैसे सितार या इसराज, दिलरुबा या तानपुरा, जिनकी गर्दन लंबी होती है, वीणा, ये सब इस वर्गीकरण के अंतर्गत आएंगे। ऐसे जो लंबी गर्दन हो गई तो छोटी गर्दन वाले वाद्य, जैसे कि आपका सारंगी हो गया, वायलिन है, या विदेशी वाद्य कई सारे आते, मेंडोलियन आ रहा है हमारा, तो जो जिनकी गर्दन छोटी होगी। इसी प्रकार बनावट की दृष्टि से देखें तो 1 या 2 तुम्बा युक्त वाद्य, जैसे कि तंजौरी वीणा को छोड़कर सभी वीणाएं आ सकती हैं इसमें, तानपुरा या सितार जिनका 1 तुम्बा होगा या 2 तुम्बा होता है। इसी प्रकार वादन की दृष्टि से देखा जाए तो तबली के स्थान पर चमड़े से मड़े हुए वाद्य, तबली के स्थान पर चमड़ा लगा हो, जैसे कि सारंगी या सरोद या रबाब, ये इस वर्ग में रखे जा सकते हैं। इसी वर्ग में 5वां वर्ग आता है जो ठोस, सीधी अथवा घुमावदार लकड़ी से बने वाद्य, जैसे कि कुछ पुरानी वीणाएं इसके अंतर्गत आ सकती हैं। इसी का छठा पार्ट है चपटा या चौकोर, स्क्वायर, संदूक की भांति बने वाद्य, जैसे कि हम इसके अंतर्गत स्वर मंडल या संतूर, इन वाद्यों को रख सकते हैं। तो चौड़े होते हैं ये, या चपटे होते हैं वाद्य। तो ये इनका बनावट के अकॉर्डिंगली उनका ढांचा जिस प्रकार का है, इस प्रकार का ये तत्वाद्य हमारे आते हैं। इसी प्रकार हमारा इन वाद्यों को रखने की कि कैसे बजाते वक्त कैसे रखते हैं इनको, इनका पोजीशन कैसी होती है जब हम इनका वादन करते हैं, तो इस आधार पर तत्वाद्यों को भी हमने 4 उप भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो वाद्य वर्गीकरण इसमें तत्वाद्यों का है कि गोद में रखकर, खड़ा अथवा कंधे के सहारे बजाए जाने वाले वाद्य, जैसे सारंगी है या दिलरुबा है, इसराज आदि वाद्य से अंतर्गत आते हैं, जिसको हम गोद में रख के बजाते हैं। और या सेकंड पार्ट आता है, पूरे वाद्य को हम या उसका एक पार्ट को गोद में रखें चित अवस्था में, जैसे कि स्वर मंडल या कोई तंजोरी वीणा, एक भाग को गोद में चित अवस्था में रख के बजाया जाता है। इसका ही तीसरा जो वर्गीकरण हमें प्राप्त होता है, इसको बजाने की दृष्टि से वादन के में किस प्रकार रखते हैं उसको, कि गोद का अथवा जांग का सहारा लेते हुए तिरछे रख के बजाने वाला वाद्य, जैसे कि सरोद या सितार या रबाब है, इस तरीके का वर्गीकरण इसमें इसमें वाद्य आते हैं। इसी वर्गीकरण के अंतर्गत चौथा वर्गीकरण हमको प्राप्त होता है, इसके सामने रखकर बजाए जाने वाले वाद्य, जैसे संतूर या कानून आदि वाद्य जो सामने रख के बजाए जाते हैं। तो ये तत्वाद्य जो हमारे होते हैं, इन वाद्यों का वर्गीकरण हमको प्राप्त होता है। अब अवनद वाद्य, वो अवनद वाद्य
जिसके अंतर्गत हमारे तबला, पखावज जो अंदर से खोखले होते हैं, ऊपर से चमड़े से मड़े हुए होते हैं, और इनको मुख्यतः ये ताल वाद्य होते हैं हमारे, ये अवनद वाद्य। अवनद वादन को भी अगर हम वाद्यों के दृष्टि से देखें तो उनको 5 उपभागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, दोनों हाथों के पंजे से अथवा उंगलियों से, दोनों हाथों के पंजे या उंगली से बजाए जाने वाले वाद्य, जिनमें दोनों हाथों का प्रयोग होता है। जैसे कि आप सब जानते हो पखावज, इनमें दोनों वाद्यों का, या मृदंग या तबला, नाल, खोल, ये सब वाद्य से आते हैं जिनको बजाने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग किया जाता है। इस वर्ग के वाद्य अपनी क्लिष्ट तथा विविधता पूर्ण वादन सामग्री के कारण भारत में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते रहे हैं। इस वर्ग में यद्यपि सभी वाद्य अपनी अपनी विशेषता रखते हैं, किंतु पखावज, तबला, मृदंग, ढोलक, इनका विशेष स्थान है तबला का या पखावज का। सेकंड, अगर हम उसका वर्गीकरण देखें तो इसके अंदर एक तो हो गया दोनों हाथों से बजाना, अब एक हो गया एक हाथ से वादन करना, जिसमें एक हाथ की उंगलियां से या हथेली से जो वादन करते हैं वो आएगा हमारा अवनद वाद्यों में या ताल वाद्यों में खंजरी या हुड़क। ये सब सेकंड पार्ट इसका आता है वर्गीकरण का। थर्ड वर्गीकरण आता है शंकु से बजाए जाने वाले वाद्य, जैसे नगाड़ा, धौंसा, ढाक, दमामा, ये सब वाद्य हैं जो शंकु से बजाए जाते हैं। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट आ गया एक और हाथ से और एक और डंडी से प्रहार करने वाले वाद्य, जिसमें बड़ा ढोल, इस तरीके के आते हैं वाद्य। और एक पांचवा पार्ट आता है घुंडी की चोट से बजाए जाने वाले वाद्य, जिसमें जैसे कि हमारा डमरू, डमरू में होता है छोटा सा घुंडी होती है, उसको हम हिला के बजाते हैं। तो इस तरीके के ये 5 हमको वादन की क्रिया के हिसाब से हमको वर्गीकरण मिलता है। इसी प्रकार अगर हम वाद्य वर्गीकरण में अवनद वाद्यों का देखें कि बनावट की दृष्टि से अवनद वाद्य विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, जिनमें 4 उपवर्ग मुख्य हमको प्राप्त होते हैं। बनावट की किस तरीके का उसकी बनावट है, जैसे पहला पार्ट होता है भीतर से खोखले होंगे और दोनों मुख पर मड़ा हुआ वाद्य होगा। और इसके भी 5 हमको रूप मिलते हैं, जो भीतर से खोखले और दोनों भाग मड़े मड़े हुए हों। पहला है गोपुच्छा, एक और बड़ा मुख और दूसरी ओर छोटा मुख। एक और बड़ा मुख होगा, दूसरा छोटा होगा और बीच में उठा हुआ होगा। तो गाय की जैसे पूंछ होती है, ऊपर से मोटी देन पतली, एकदम से नीचे पतली, तो इसको गोपुच्छा कह सकते हैं कि एक और बड़ा मुख होगा और दूसरा मुख छोटा होगा और बीच से उठा हुआ होगा। भरतकालीन मृदंग में भी इस प्रकार के मृदंग हमको प्राप्त होते हैं और आधुनिक मृदंग को भी इसी रूप में हम रख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा होता है यवाकृति, यानी कि अपेक्षाकृत दोनों मुख छोटे और मध्य भाग उठा हुआ। अभी तो एक पार्ट बड़ा था, एक छोटा था, बीच का उठा हुआ था, अब दोनों छोटे होंगे और बीच उठा हुआ होगा। भरत काल में इस प्रकार के मृदंग का वर्णन किया है भरत ने अपने ग्रंथ में। आधुनिक खोल को हम इस रूप में हम ले सकते हैं कि जो आधुनिक खोल होता है, दोनों पार्ट छोटे छोटे होते हैं और बीच में बड़ा होता है, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार अवनत वाद्यों का एक तीसरा प्रकार हमको जो प्राप्त होता है हरितकी के अंतर्गत रख सकते हैं, जिसमें दोनों मुख लगभग एक समान होते हैं और मध्य भाग भी समान होता है। दोनों मुख समान, मध्य भी समान। भरत ने तो इस तरीके का वर्णन की ही है, क्योंकि उस वक्त रहे होंगे प्रचार में इस तरीके के वाद्य। आधुनिक युग में हम पंजाबी ढोलक कह सकते हैं या महाराष्ट्रीय ढोलक, ये रूप प्रचलित रहा है आजकल। और चौथा भाग जो हमको मिलता है, इसमें चौथा वर्गीकरण कि दोनों भाग और दोनों मुख, दोनों भाग और दोनों मुख, मध्य भाग और दोनों मुख ये समान, ये 1 फुट से या 2 फुट या उससे भी अधिक व्यास के वृत्ताकार होते हैं। इस वर्ग में ढोल,
या पाश्चात्य इंस्ट्रूमेंट्स भी कई सारे प्राप्त होते हैं। पांचवा पाठ हमको मिलता है, दोनों मुख समान किंतु मध्य का जो भाग है वो भीतर धसा हुआ हो। जैसे कि हमारे डमरू मध्य समान, मध्य का भाग धसा हुआ होगा, और डमरू इसको पार्ट में हम कह सकते कि दोनों मुख के इसके दाएं और बायां जो पार्ट है दोनों समान है और मध्य का भाग धसा हुआ है। तो ये 5 भाग हमको बनावट की दृष्टि से अवनद वादन के मिलते हैं। और दूसरा भी एक हमको एक उपवर्ग और मिलता है कि जो बनावट की दृष्टि से है, ये वाद्य भीतर से खोखले होते हैं किंतु एक मुखी होते हैं और दूसरा छोर बंद होता है। इस उपवर्ग में भी अनेक उपभेद देखे जाते हैं, जिन्हें मुख्यतः 3 उपभेदों में रखा जा सकता है। अर्धगोपुच्छा, इस प्रकार के वाद्यों के मुख का वृत्त जितना होता है उसके दूसरे छोर का वृत्त अधिक होता है। इस वर्ग में तबला का दाहिना भाग रखा जा सकता है, जो एक अन्य वर्गीकरण हमको प्राप्त होता है। इसी में एक तो हो गया अर्धगोपुच्छा, अर्ध यवाकृति। अर्ध यवाकृति में के वाद्यों का मुख बड़ा होता है तथा इनका दूसरा छोर कुछ नुकीला होता है, जैसा नकारा टाइप आप देख सकते हो। इसके उपभेद हैं और इसको अर्ध यवाकृति कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा इसका भाग मिलता है अर्ध यवाकृति। अर्ध यवाकृति हरितिकी, अर्ध हरितिकी। इस वर्ग में वाद्य का मुख बड़ा होता है और दूसरा छोर बंद होता है, वह नुकीला न होकर कुछ गोलाई लिए हुए होता है। तो ये डिफरेंट हमको वर्णन अपने पुराने प्राचीन ग्रंथों में इसके प्राप्त होते हैं। इसी अवनद वाद्यों का एक और हमको उपवर्ग हमको मिलता है वर्गीकरण का, कि जो वो ये है इसका तीसरा रूप कि भीतर से खोखले हों, 2 मुख हों, लेकिन एक ही मुख मड़ा हो और दूसरा मुख खुला हो। ये वाद्य जो रूप हमको तीसरा वर्गीकरण मिलता है, उसमें उन वाद्यों का वर्गीकरण इस प्रकार दिया गया है कि भीतर से खोखले हो, 2 मुख हो लेकिन एक ही मुख मड़ा हो और एक खुला हो। ऐसे वाद्यों का प्रचार अभी हम लोग को कुछ अफ्रीका में भी या पाश्चात्य देशों में भी प्राप्त होता है। तो और चौथा एक उपभाग हमको वर्गीकरण इस प्रकार से मिलता है कि लकड़ी की 4 से 6 अंगुल तक चौड़ी पट्टी में, लकड़ी की 4 से 6 अंगुल की चौड़ी पट्टी में जो गोल, पहलदार अथवा अन्य किसी आकृति का छोटा या बड़ा घेरा बनाती है, उसमें एक और चमड़ा भी मड़ा हुआ होता है। जैसे कि हम खंजरी को इस वाद्य के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये विभिन्न हम लोग को ये इस तरीके के वाद्यों का वर्गीकरण प्राप्त होता है अवनद वाद्यों का। इसी प्रकार अब हम सुशील वाद्यों का ले, क्योंकि मोटे तौर पे हम तो कहते थे सुशील अवनद यही 4 वर्गीकरण थे, कि इसके अंतर्गत भी अगर हम जब हम स्टडी करें तो इसके अंतर्गत अनेक वर्गीकरण हम लोग को इस प्रकार से मिलते हैं। जैसे मैंने बताया, कुछ बनावट की दृष्टि से, कुछ बजाने की दृष्टि से, ये अलग अलग, और रखने की दृष्टि से कैसे रखे जाते हैं, रख के बजाए जाते हैं। तो इस प्रकार के हमारे वर्गीकरण हमको प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य यानी कि जैसे जो जिन वाद्यों के अंतर्गत बांसुरी आती है, आपकी फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, तो इनको वादन की दृष्टि से कैसे बजाए जाते हैं, 2 मुख्य भेद हमको प्राप्त होते हैं। पहला भेद है मुख से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, जैसे कि बंसी है, हमारी शहनाई है, पुंगी है, नागस्वरम है, ये सब जो मुंह से फूंक के बजाए जाते हैं। मुरली हम वंशी अपने मुंह से फूंक के बजाते हैं। अब सेकंड पार्ट आता है वादन क्रिया की दृष्टि से, कि किसी अन्य साधन से वायु उत्पन्न करके बजाए जाने वाले वाद्य, जैसे हमारे हारमोनियम या स्वर पेटी आते हैं, कि किसी अन्य साधन से हम वायु उत्पन्न करके बजाते हैं। ये तो आ गया वादन क्रिया की दृष्टि से। अब इसको अगर हम फर्दर हम स्टडी करें तो हमको बनावट की दृष्टि से भी कैसे बने हैं सुशिर वाद्य, वो हमको अनेक उसके उपभेद प्राप्त होते हैं, जिनके अनेक उपवर्ग भी होते हैं।
और उनको मुख्य रूप से हमने 6 भागों में हम आपको बताना चाहेंगे। पहला, सादे बने हुए वाद्य। इन वाद्यों में फूंक के लिए एक छेद होता है और स्वरों के लिए जो छेद होता है उन्हें खोलने तथा बंद करने की क्रिया उंगली के पोरों से की जाती है, जैसे बंसी या मुरली, इन सब के लिए। दूसरा पार्ट है पत्तीदार सादे वाद्य, जिनमें पत्तियां लगी रहती हैं। इन वाद्यों में फूंक के स्थान पर एक विशेष प्रकार की बनी हुई पत्ती लगाकर फूंकते हैं, किंतु स्वर से छेदों का सीधा संबंध उंगली के पोरों से होता है, जैसे शहनाई या नागस्वर आदि। तीसरा वर्गीकरण हमको प्राप्त जो होता है पत्तीदार तथा चाबीदार वाद्य। इस वर्ग के वाद्यों में फूंक के स्थान पर विशेष प्रकार की पत्ती लगी हुई होती है तथा स्वरों के छेदों को खोलने तथा बंद करने के लिए चाबियां लगी हुई होती हैं। इससे पहले हाथों से खोलती हैं उन छेदों को, और यहाँ पे चाबियां लगी हुई होती हैं, जैसे क्लैरोनेट या सैक्सोफोन आदि में। तो ये 3 पार्ट्स हुए हमारे 3 वर्गीकरण में। इसी प्रकार चौथा वर्गीकरण हमको मिलता है फूंकने वाला मुख्य जो होता है वो सामान्य होता है, किंतु दूसरी ओर का मुंह जो होता है वो फूलदार होता है, अर्थात बाहर की ओर फैला हुआ होता है, जैसे नागस्वर आदि में होता है। इसी प्रकार पांचवा हमको जो वर्गीकरण प्राप्त हुआ है वो हुआ है घुमावदार बने हुए। इस वर्ग में अधिकांश पीतल के बने हुए फूंक के वे वाद्य आते हैं जिनका अधिकांश उपयोग बैंड्स में हम लोग बैंड में करा जाता है। ये सभी विदेशी वाद्य हैं जिन्हें भारतीय बैंड पार्टियों ने अपनाया, और ट्रम्पेट आदि इस कैटेगरी में आता है। इसी सुशिर वाद्यों के अंतर्गत एक जो हमको लास्ट कैटेगरी आती है रीड लगे हुए वाद्य। इस वर्ग में रीड लगे हुए वाद्य वो सभी वाद्य आते हैं जिनमें एक एक स्वर के लिए पीतल अथवा अन्य किसी धातु के अलग अलग रीड बनाकर क्रम से लगा दिए जाते हैं, जैसे हारमोनियम है या स्वर पेटी आदि। तो ये सुशिर वाद्यों का वर्गीकरण हमको प्राप्त होता है। अब आखिरी वर्गीकरण जो हमारा रह गया है वो है घन वाद्य। घन वाद्य आपको पता ही है, घंटे, घड़ियाल या झांझ, मंजीरा, ये सब जो मेटल के बने हुए आते हैं और उनको हम घर्षण से या टकराकर या घुंडी के प्रहार से इंस्ट्रूमेंट से बजाए जाते हैं। तो अगर हम वादन की दृष्टि से देखें तो इन घन वाद्यों के अंतर्गत हमको 4 मुख्य वाद्य वर्गीकरण हमको प्राप्त होता है। पहला वर्गीकरण, एक ही जैसे दो हिस्सों को, एक ही जैसे 2 हिस्से होंगे और उनको आपस में टकरा कर बजाने वाले वाद्य, जैसे हमारे मंजीरा में दोनों एक जैसे होते हैं और उनको हम आपस में टकराते हैं, आपस में उनका घर्षण करते हैं। मंजीरा हो गया या झांझ हो गया, बड़ा बड़े, तो वो वाद्य इस कैटेगरी के अंतर्गत वर्गीकरण उसका किया गया है। इसी प्रकार दूसरा वर्गीकरण हमको प्राप्त होता है डंडी अथवा लकड़ी या किसी अन्य मुलायम वस्तु से बनी हथौड़ी से प्रहार करने वाले वाद्य, जैसे कि घंटा हो गया या जय घंटा हो गया, विजय घंटा, बड़ी झांझ, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें डंडी या लकड़ी की किसी मुलायम वस्तु से हम प्रहार करके उसको बजाया जाता है। इसी वर्गीकरण के अंतर्गत घन वाद्य के तीसरी कैटेगरी हमें प्राप्त होती है जिनको हाथ हिलाकर बजाए जाने वाले वाद्य। इस वर्ग में वे सभी वाद्य आते हैं जिनमें से किसी पोले पदार्थ के भीतर कंकड़ भरा हुआ होता है, जैसे झुंझुना, और जिनको हाथ से हिलाकर हम इनको बजाते हैं। चौथा जो आखिरी हमको वर्गीकरण प्राप्त होता है घन वाद्यों के अंतर्गत, वो बनावट की दृष्टि से घन वाद्यों के अनेक भेद
मिलते हैं जिनकी गणना अभी तक संभव नहीं हो सकी है और उनके अनेक उपवर्ग बनते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि तत्, घन, सुषिर, अवनत, इन सब वाद्यों के अंतर्गत जो वाद्य आए हैं, और अभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि वाद्य वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो इनके ऊपर एक गहन अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे जो बनते हैं, अधिकतर हमारे लकड़ी के या मिट्टी के या धातु के या पत्थर या चमड़ा या बांस, ये सब तुम्बी, लौकी, कद्दू, इन सब के जो तुम्बी प्रयोग किए जाते हैं। तो इन सब को में सामग्रियों का हमको निर्माण में, वाद्यों के निर्माण में इन सब का प्रयोग किया गया जाता है वाद्य वर्गीकरण के अंतर्गत। तो देखा जाए, हमारे वाद्य वर्गीकरण अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, और कंठ को भी वादन का एक माना है कि हमारी जो शरीर है ये भी एक वाद्य वर्गीकरण, एक वाद्य है, कंठ भी, ये भी मानते हैं लोग। वैदिक काल से अगर देखा जाए तो संगीत वाद्य जो हमारे थे वो भारतीय समाज के मुख्य अंग बन गए थे। उस काल में जो कृत्य किए जाते थे या सामगान की जो परंपरा थी, साम संगीत की जो रेट तुम्हारा संगति कितने का होती पड़ा थी था? वो वीणा, वेणु, मृदंग पर होती थी। सामान्य जनों के मनोरंजनार्थ भी जो लौकिक संगीत प्रचलित था उसमें विभिन्न वाद्यों का प्रयोग होता था। इसी प्रकार कालांतर में देव स्थल जो थे, हमारे मंदिर थे या युद्ध स्थल थे या माइक रंग, उसमें भी प्रत्येक सामाजिक और धार्मिक जो कार्य होते थे उनमें भी वाद्य उत्पादन किया जाने लगा। राजा और देवी देवता, उनकी भी जो भी देवों की विभिन्न क्रियाकलापों की जो सूचना होती थी वो विभिन्न वाद्यों के माध्यम से भी दी जाती थी। कि कभी राजा को अगर अपनी कोई सूचना देनी है जनता को, आम जनता को, तो वो विभिन्न प्रकार के नगाड़े या ढोल इस तरीके के होते थे जो समाज में बजाते हुए जहाँ वादक चला तो जनता को पता लग जाता था कि इस प्रकार का कोई सूचना राजा के द्वारा दी जानी है, और लोग इकट्ठे हो जाते थे और विभिन्न सूचनाएं भी वाद्य के द्वारा दी जाती थी। जैसे मैंने पहले बताया कि वाद्यायन अच्छे नागरिक बनने के लिए वादन का प्रयोग बताया है। चाणक्य ने गुप्तचर के बताया है किस प्रकार गुप्तचर अपनी सूचना दे सकते थे जासूसी की, इन सबकी। तो एक वादन का जो रहा है हमारे समाज में, वाद्य वर्गीकरण अत्यंत इम्पोर्टेंट रहा है हमारे वाद्यों का। और भारतीय शास्त्रीय संगीत जो तीनों विधाएं हैं, इसका जो समग्र रूप है जिसे हम गायन, वादन, नृत्य तीनों कहते हैं, तो अत्यंत वाद्य के बिना संगीत कैसे पूरा हो सकता है। हर जगह हमें वाद्य का संगति के रूप में वादन की आवश्यकता पड़ती है, और तीनों ही विधाओं का अपना अपना महत्व है। वाद्य एकदम स्वतंत्र भी होता है। हमें किसी सहायक वाद्यों की कभी आवश्यकता भी नहीं है कि गायन के लिए वाद्य की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी गायन में, चाहे वो लोक संगीत हो या शास्त्रीय संगीत हो, भक्ति संगीत हो, कोई भी संगीत हो, फिल्मी संगीत हो, बिना वाद्य के कैसे वो परिपूर्ण हो सकता है। तो वाद्य की अत्यंत आवश्यकता है, और नृत्य तो पूरी तरह वाद्य पर आधारित है। डांस के लिए अगर वादन नहीं है, गायन नहीं है, तो कैसे वो परिपूर्ण हो सकता है। तो संगीत में वाद्य एक अपना स्वतंत्र उसका और अपना अलग महत्व होता है। इसी प्रकार रसोत्पत्ति में भी हम कह सकते हैं वाद्यों का अपना इंपॉर्टेंस है। कि अगर श्रृंगार भाव दिखाने हैं तो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हमको प्रयोग किए जाएंगे। करुण भाव दिखाने हैं तो हमें सारंगी लेना है। इवन कभी शोक हो जाता है, राजकीय शोक हो जाता है, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। और या कोई श्रृंगार है, भाव है, या हास्य भाव दिखाना है, तो भी इंस्ट्रूमेंट्स का एक पर्टिकुलर टाइप का संगीत प्रयोग होता है हमारे रसोत्पत्ति में। तो हमारे जो कव्वाली है, गजल, होली, कजरी, लोकगीत, हमारी ठुमरी है, भजन है, देशभक्ति में, देशभक्ति की फीलिंग जागृत करने में भी इंस्ट्रूमेंट्स का एक अलग अलग इन सब का प्रयोग होता है। तो कह सकते हैं कि वाद्य का
भाव और रस की उत्पत्ति में भी एकदम बहुत सटीक प्रयोग होता है। भारतीय संगीत में वाद्य का महत्व अत्यंत प्राचीन काल से रहा है और उसका जो स्वर और लय के माध्यम से बिना किसी के सहारे के वाद्य अपने वादक जो होता है अपने जो भाव है वो व्यक्त कर देता है। तो मैं इन सब बातों के साथ ही आपका अपना ये आज का वक्तव्य समाप्त करती हूँ कि वाद्य का वर्गीकरण इस प्रकार तत्घन श्री रघुनाथ इस प्रकार से दिया गया है। और कंठ तो हमारा एक ईश्वर प्रदत्त वाद्य है जो हम प्रयोग करते हैं। तो इन तत्व घन सुश्री रघुनाथ इन चारों वाद्यों का वर्गीकरण के लिए मैं कुछ पुस्तक भी बताना चाहूंगी, अगर आप पढ़ना चाहें इसके ऊपर तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर लालमणि मिश्रा जी की पुस्तक है हमारे संगीत वाद्य, इसमें आप वाद्यिक वर्गीकरण के विषय में आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर श्रीधर परांजपे की पुस्तक है, उसमें भी आप वाद्य वर्गीकरण का दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर लालमणि मिश्रा जी की जो पुस्तक है हमारे संगीत वाद्य, वो बहुत अच्छी पुस्तक है और वाद्य वर्गीकरण के ऊपर उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है, दिया हुआ है। धन्यवाद ऋचा जी। धन्यवाद संगीता जी। थैंक यू। मेरी धन्यवाद संगीता जी, बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया। और अभी मैं अपने स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स जो जुड़े हैं उनसे मैं चाहूंगी कि किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट बॉक्स में आके मुझे इंगित करें और मैं उसको अनम्यूट कर दूंगी और फिर आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं मैम से। किसी के भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में मुझे अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करिए, या खुद से आप अनम्यूट कर पा रहे हो तो करके आप क्वेश्चन 1 बाय 1 पूछिए मैम से। आप क्या पूछ सकते हैं, जिसके भी जो क्वेश्चन हो प्लीज आप अनम्यूट करके 1 बाय 1 मैम से पूछ लीजिए और आस्क मी इन चैट बॉक्स, आई विल अनम्यूट यू इफ एनी क्वेश्चन आई एम आस्किंग फॉर क्वेश्चन। जी मैम। अगर अभी नहीं समझ में आता, कुछ बाद में भी हो तो आप हमको भेज सकते हो डायरेक्टली, हमारा आप दे सकते हो। किसी को अगर कुछ इस पे विषय में बात करना है तो बाद में भी हमसे बात कर सकते हैं। अभी अगर ना बात अच्छा इस पे रिसर्च। मनीषा कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं क्या? हाँ बताइए मनीषा। बताइए बेटा। जी मैम जो नेट जीआरएफ की परीक्षा जो होती है उसके लिए हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए मैम? अगर आप संगीत आप वाद्य के वर्गीकरण से रिलेटेड पूछे। हाँ अगर बेटा आप ये डॉक्टर लालमणि मिश्र जी की बुक पढ़ लेंगे हमारे संगीत वाद्य जी, मैंने भी जब नेट पास किया था तो पूरी किताब इनकी चट डाली थी मैंने, और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में दिया है। और उसके बाद जितना भी वाद्य वर्गीकरण के बारे में लिखा गया है वो सब इन्हीं की पुस्तक की नकल है। तो अच्छा। अगर आप इसको पढ़ लो, और मैंने भी आज काफी, मेरे पास है ये बुक, अगर आप मोस्टली अवेलेबल नहीं है, मेरे ख्याल से लाइब्रेरी में होगा आपकी, बहुत कम अवेलेबल है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कभी चाहिए। मेरे पास बुक है, उनकी ओरिजिनल बुक है डॉक्टर लालमणि मिश्रा जी की, हमारे भारतीय संगीत वाद्य। ये सफिशिएंट है, परफेक्ट बुक है और बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज इनवाइट है। किसी और प्रतिभागी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम वोकल के लिए कौन सी बुक सजेस्ट करेंगी आप? वाद्य के हिसाब से कि वोकल के हिसाब से? वोकल के हिसाब से मैम, वोकल के हिसाब से। नहीं, वोकल में क्या आज के क्वेश्चंस में वाद्य का क्वेश्चन पूछे तो बेटर होगा अंजू जी। वाद्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आज मैम से। हम लोगों की एक सीरीज है, नेक्स्ट सीरीज में आप जब वोकल की कोई सीरीज में आएगा व्याख्यान तो उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आप पूछ सकती हैं। एनीवेज मैम चाहे तो आप इनका जवाब दे दें। हाँ, वोकल में कौन सा बेटा, एक चीज तो है नहीं, वोकल तो अथाह समुंदर है। मैम यूजीसी नेट के पर्पस से उसके लिए मैं क्या पढूं या कौन सी बुक आप प्रेफर करेंगे मुझे पढ़ने के लिए? हाँ अच्छा, अगर नेट के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछते हो तो अगर मेरा जो अपना मानना है और मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, मैंने 1991 में नेट पास किया था बेटा, फर्स्ट टाइम हुआ था 1991 में, एंड उस टाइम मैंने जीआरएफ क्लियर किया था। बहुत अच्छा मैम। 91 में जीआरएफ किया था, लेकिन मैंने बताया क्या किया था, मैंने 8 महीने के लिए अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया था। मेरे पास लाइब्रेरी है, पर्सनल लाइब्रेरी मेरी, तो वो प्लस कॉलेज लाइब्रेरी में प्लस आईआईटी
जहाँ पे भातखंडे इंस्टीट्यूट जाके, मतलब मैंने 8 महीने 9 महीने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। एक एक जी। किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। JRF के लिए अगर आप मुझसे पूछते हो तो एक एक बुक चटनी पड़ती है बेटा। आप अपना कभी एक अपना रजिस्टर रखो अपने साथ, और जितने जी। चैप्टर हैं उसको अलग अलग आप लिखो, उसमें पेजेस बना लो, और एक एक चैप्टर पे कम से कम 40-50 बुक्स जितनी मिल जाएं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी हमें, मैं कह ही नहीं सकती। मतलब आपको साल भर बिल्कुल अपने आप सारी दुनिया भूल जाओ, उसमें लग जाओ, तो जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि नेट के लिए एक एक चीज को माइन्यूट के अंदर जाना पड़ता है। तो जी मैम। कोई हमको दे दे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 8 या 10 बुक पढ़ के कोई नेट पास कर ले। जी। उसके अंदर डूबना पड़ेगा। कोई थैंक यू मैम। फिर उसके अंदर जाओ, फिर उसके अंदर नेक्स्ट जाओ। क्वेश्चन प्लीज। ठीक है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पर मैम उस किताब का नाम हमको पता नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे मैम, वही तो। आप किताब का नाम नहीं, आप अपने आप को लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में एक किताब निकालिए, पढ़िए, उसके अंदर जो आपके चैप्टर्स हैं वो पढ़िए, जो आपके नेट के चैप्टर्स हैं, समझ रहे हो? फिर उसको किताब लगाओ, फिर दूसरी किताब निकालो, क्योंकि आज से किताबें थोड़ी होती है कि 2 किताब एनी बताए और आप हो जाए। तो बेटा सारी दुनिया नेट कर जी ले। बिल्कुल मैम। मैम जी। प्रणाम मैम। एनी अदर क्वेश्चन? मेरा नाम अमित तिवारी है। हाँ हाँ मैम CSJMU का छात्र हूँ मैं, MA फर्स्ट ईयर में। हाँ प्रणाम मैम। हाँ मेरा मैम एक क्वेश्चन था। एज पर आपने जो आज ने बताया वाद्यों के बारे में, उसमें मैम जो पहले हमारे वैदिक काल में जो वाद्य चलते थे, जो दुदुम्बी हुए और जो अगाती हुए, उनका मैम आज के टाइम में अभी आधुनिक काल में कोई उनका यूज है जो हम उनको देख सकते हैं या उनको यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ? यूज के देखो, यूज क्या होता है, जैसे जैसे समाज में जो जो आवश्यकताएं होती है ना, उसके अकॉर्डिंग यूज बदल जाता है। वादक हमको दुंदुबी के या हमारे जी। पे तो बहुत, ये कोई ऐसी वीणाएं जो है, तंजौरी वीणा या कात्याय कोई ऐसी वीणा ले लो आप, तो क्या कोई बजा पाएगा? वादक भी तो नहीं रहे, उस समय का इतिहास हमारा सही हिस्ट्री बात। बन गया है ना। लेकिन उन वीणाओं से जी। आज की जो तत्वाद्य है ये डेवलप हुए, कैसे उनकी वादन क्रिया धीमे धीमे विकसित हुई, ये पुनः एक शोध का विषय है, रिसर्च का पॉइंट है ना। हमको पुराने ग्रंथों में मिलता है या पुराने मंदिरों में मिलता है कि ये वीणा है। हाँ, कुछ म्यूजियम्स हैं जिनमें ये वीणाएं इस तरीके की आप देख सकते हो, मान लो कोई खुदाई से प्राप्त हुई या किसी कोई एक मूर्ति में हमको वीणा प्राप्त हुई और उसका जस्ट लाइक उसकी बना के रखी गई कुछ वीणाएं। और आप कानपुर में भी आप देख सकते हो, इंद्रमोहन रोहतगी जी हैं, इनका यूनाइटेड पब्लिक स्कूल है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है इसमें। कभी आप कहोगे तो हम आप सबका एक वहाँ पे रिचर मैडम आप बताइएगा तो हम इन जी सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे जी जी जी। इंस्ट्रूमेंट दिखा सकते हैं, किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत अच्छा उन्होंने इंद्रमोहन रोहतगी सर ने किया है, और मैंने उनसे कहा था कि मैं बता दूं सबको कि आप लोग जाके देख सकते हैं कि पुराने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का उन्होंने उसका मिनिएचर के लगाया वहां पर। लेकिन एग्जैक्टली आप कहो कि बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स वाले हमको आज तो कोई प्राप्त हो ही नहीं सकता। हम मात्र ग्रंथ के आधार पे बता सकते हैं कि एक तंत्री वीणा, विपंची वीणा, ये वीणा इस प्रकार की थी एग्जैक्टली। और बहुत राइट सारी मैम। मूर्तियों में हमको मिलती है ना वीणाएं, तो मूर्ति भी नष्ट हो गई हैं। अब जब हमने एक रिसर्च आपको भी कहें कि आप पुराने मंदिरों में जाके देखो, तो जो भी अगर मान लीजिए बांसुरी दी है तो वो किस तरीके की बांसुरी है या किस तरीके की वीणा है, आधा तो मिट ही गया है समय के हिसाब से। क्लियर हो रहा है जी मैम। जी। आज जी का? मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच मैम। नेक्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ एनी अदर क्वेश्चन। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन मैम। संगीता मैम। संगीता मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई आवाज आई? आ रही आ रही। चल, मुझे ठीक लगता है है। कि अभी क्वेश्चंस और नहीं है, तो हम लोगों को सेशन एंड करना चाहिए। Okay. वेरी इंफॉर्मेटिव, आज काफी बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव रहा सेशन मैम, तो Thank you, इसके लिए Richa. आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और बहुत अच्छे से आपने वाद्यों का वर्गीकरण बताया। और निश्चित रूप से जो ये हमारे पाठ्यक्रम में भी है, तो एमए के बच्चे और बीए के बच्चे सभी ने इसका लाभ उठाया है। आपने काफी डिटेल में डिस्क्राइब करके बताया है इसको। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट मंथ में मिलते हैं मैम। आप अपना पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई लेक्चर प्लान कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे साथ प्रतिभागी जुड़े, जो शिक्षक जुड़े, उनके सहयोग, उनके प्रतिभाग के लिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर शालिनी वेद जी, डॉक्टर रागनी स्वर्णिकार जी, डॉक्टर मोहिनी शुक्ला जी जोहारी कॉलेज से, इसके अतिरिक्त और भी जो टीचर्स जो मैं देख नहीं पा रही हूँ शायद, तो उन सब का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जो भी बच्चे आज यहाँ से जुड़े वो लाभान्वित होकर जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में और भी अच्छा लेक्चर लेके मैम हमारे सामने आने वाली हैं। तो तब तक के लिए हम सब आज्ञा चाहते हैं। अच्छा मैम, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। प्रणाम मैम। कर लेती मीटिंग ज्वाइन मैम। हम ऐड हुए स्क्रीनशॉट बस कर रहे थे, हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे। चलो भैया कहाँ चले? जब आने से पहले यार अभी उन्होंने मीटिंग ओवर की, 4 मिनट उनको चाय पीने दो। कल ही आई थी मैम ने चाय नहीं पी है और तुम लोग चाय पिलाई थी। सुनो तो ये कहती है मैम ने चाय नहीं पियेंगे, मैम सबको पिला रही है। हमने हाँ मैम गलती वाला मैं, हमने यही तो बोली कि मैम सबको चाय पिला रही है। मैं साला ले रहा था चाय पिला रही है, मुश्किल ले रहा कहता मैं आपने चाय पीने के लिए मैं बुलाया मैं पगला। ठीक है मैं आप लोगों से बिल्कुल कौन लो कौन लो इसको बुला रहा है अभी कटे कैसे